नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी का टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन या वह सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आज हम सब कुल 20 प्रश्न पढ़ेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना परसेंट सही हुआ है। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, आज हम सब जितना प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2017 में यह सही पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए आप पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़िए और आपका जितना प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बता दीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बताइए, अक्षर कहा जाता है कि वर्ण कहा जाता है कि वर्ण समूह कहा जाता है कि वर्णमाला कहा जाता है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, आपसे प्रश्न नंबर दूसरा है, बताइए ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? बताइए, आ और ई कि अंग अह कि री उ कि अंग अ? बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए, अंग और अह जो हैं इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो देखिए, यह जो होते हैं यह अयोगवाह होते हैं। देखिए, इनको हिंदी में स्वर नहीं अयोगवाह कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप सब बताइए, प्रश्न नंबर तीसरा है, इसे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए, तत्सम कहलाते हैं कि विदेशी कहलाते हैं कि देशज कहलाते हैं कि अर्ध तत्सम कहलाते हैं? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। देखिए, यह जो शब्द कहलाते हैं अर्ध तत्सम कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताएं। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? बताइए, गुणवाचक विशेषण है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि प्रेरणार्थक क्रिया है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो देखिए, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? इंद्रजीत कहा जाएगा कि इंद्र कहा जाएगा कि जितेंद्री कहा जाएगा कि इंद्रीपति कहा जाएगा? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे एक शब्द में जितेंद्री कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर देखिए, यह जो है 7 है, इसे बताइए, से यानी अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह है? बताइए, बोधक चिन्ह है संप्रदान का कि कर्म का कि अधिकरण का कि अपादान का? तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, अलगाव के रूप में अपादान यानी से का बोध होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और देखिए दोस्तों, से या के द्वारा वह करण का बोध होता है, इससे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए,
तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। बताइए तन कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि नपुंसक लिंग है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तन जो है यह पुल्लिंग शब्द है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। बताइए निजवाचक का कि पुरुषवाचक का कि संबंधवाचक का कि निश्चयवाचक का। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का यह देखिए प्रकार है, एक उत्तम पुरुष होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप सर्वनाम के बारे में लेक्चर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है। यदि आपको वीडियो देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए यह प्रश्न दिया है, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। बताइए शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है कि वर्तनीगत अशुद्धि है कि व्याकरण की अशुद्धि है कि शब्द निर्माण की अशुद्धि है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न है आप सब इससे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो देखिए आपको यही बताना है कि इन वाक्यों में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र कि बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र कि गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र कि प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी सही होगा। तो देखिए यह जो अनौपचारिक पत्र का उदाहरण होगा वह बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र होगा, यही अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए यह प्रश्न आपसे बताइए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। बताइए 11 है कि 4 है कि 7 है कि 2 है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, यह आपके लिए एक होमवर्क है, इसे आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न दिया है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। बताइए द्वंद्व समास कहलाता है कि द्विगु समास कहलाता है कि बहुव्रीहि समास कहलाता है कि अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द जो कहलाते हैं द्विगु समास कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा इसे आप। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इससे बताइए, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों प्रत्यय उसे कहा जाता है जो शब्द या शब्दांश शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, अवना की खाई की या कि वना की आई की इया कि आवना की ई की या कि आवना की आई की इया। बताइए सुहावना, लिखाई व छलिया तीनों में बताइए कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए सुहावना में आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है, छलिया में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। बताइए माँ है कि मछली है कि केला है कि अमूल्य है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो होगा अमूल्य होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं कि तद्भव कहलाते हैं
कि अर्ध तत्सम कहलाते हैं कि देशज कहलाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न नंबर 16 है, इससे बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर किल कौन सा शब्द है। बताइए देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है कि अर्ध तत्सम है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सही होगा। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर किल जो शब्द है यह देशज शब्द है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न नंबर 17 है, बताइए अलमारी कौन सी भाषा का शब्द। देखिए यह जो प्रश्न यार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यह प्रश्न है। तो बताइए अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी का है कि पुर्तगाली का है कि अरबी का है कि संस्कृत का है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अलमारी देखिए यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 18 है, आप सब इसे बताइए जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं। निर्विभक्ति कहलाते हैं कि यौगिक कहलाते हैं कि मौलिक कहलाते हैं कि निपात कहलाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते निपात कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए ऑप्शन नंबर ए मूल्यवान सही है कि बी क्लिष्ट सही है कि सी ब्रह्म सही है कि डी पृथक सही है। देखिए इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द जो होगा पृथक होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न इसे बताइए दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। बताइए कक्षा का कि आंसू का कि प्राण का कि प्रतीक का। देखिए यह भी जो प्रश्न है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए प्रत्येक जो होता है इसका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज हम सब कुल 20 प्रश्न पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद जय भारत।